वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 1 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाती है। देखिए यहाँ से एक कार है आपका जो ऊपरी भाग पर स्थित है, जो ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन पर गिरने में उसको 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड में वह ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन से टकराते समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अर्थात ज़मीन पर जब ये गिरेगी तब उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि जी का वैल्यू आपका दिया है, गुरुत्वीय त्वरण आपका दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बात करते हैं कि शुरुआत में जो आपकी कार थी उसका गति थी वो 0 थी, क्योंकि वो ऊपरी भाग से गिर रही थी, अर्थात उसका यू क्या हो गया, आपका 0 हो गया। भी आपको यहाँ से निकालना है, टी आपका दिया हुआ है। फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं आपका गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस जी टी। गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जी टी हो जाएगा। v का वैल्यू आपको फाइंड करना है, u का वैल्यू 0 है, प्लस g कितना है आपके पास 10 गुणा t कितना है आपके पास 1.0 गुणा कर लेते तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10। चूँकि ये भी है, वेग है, अर्थात क्या रहेगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की घातिक 6 जूल, 900 गुणा 10 की घातिक 6 जूल इतना ऊर्जा क्या होता है, खपत होता है। इकाई यूनिट्स में ऊर्जा क्या होगी, मतलब इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, यूनिट पर कन्वर्ट करना है, अर्थात इसको चाहिए आपको किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जूल जो होता है वो होता है वाट सेकंड, जूल जो होता है वो होता है क्या, वाट सेकंड। तो सिंपल है, यहाँ से वाट को किलोवाट में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, जो वाट वाला हिस्सा है उसमें आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये आपका किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। दूसरा आपका जो सेकंड वाला पोर्शन है, तो सेकंड को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, अर्थात 3600 से क्या कर देंगे आप, यहाँ भाग दे देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 900 गुणा 10 की घातिक 6 बटा वाट को किया तो आया 1000 और सेकंड को घंटे में कन्वर्ट किया तो आया आपका 3600। 3 और 2 5, 5 जीरो यहाँ से ख़त्म कर लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा 900 गुणा 10, अर्थात एक ही 10 बचेगा, अपॉन में कितना आएगा आपका 36। 36 से ये कैंसिल कर लेते, 9 से 9 एकम 9, 9 चौको 36, अर्थात कितना हो जाएगा ऊपर 1000 बटा 4, और 1000 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 250। तो 250 यूनिट क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, 250 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या किया आपने कि जो जूल था, तो जूल क्या होता है, वाट सेकंड होता है। जूल क्या होता है, वाट सेकंड। उसको किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करना था, अर्थात वाट को क्या करना था आपको किलोवाट में करना था, तो 1000 का भाग दे दिए, और सेकंड को आपको घंटे में करना था, तो 1 सेकंड में कितना होगा आपका 1/3600 घंटे होंगे, तो यहाँ 3600 से भाग दे दिए। इस प्रकार से आपका आंसर होगा 250 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहाँ इसके प्रभाव का पता लगाया जाता है क्या कहलाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चुंबक है जिसमें आपके पास N ध्रुव और S ध्रुव होते हैं, इस प्रकार का एक चुंबक है। तो चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र जहाँ पे इसका प्रभाव दिखता है, अर्थात किसी चीज़ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका आंसर रहेगा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि किसी प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कान तक पहुंचती है, देखो परावर्तित होकर क्या होती है, कान तक पहुंचती है, तो प्रतिध्वनि कितने समय के पश्चात सुनाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड के बाद कोई भी ध्वनि क्या होती है, परावर्तित होकर आपके कान के पास आ जाती है, अर्थात सुनाई देती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका द्रवीकरण। बी आपका करेक्ट आंसर है, द्रवीकरण। देखिए होता क्या है कि ये कोल लिक्विफिकेशन इसके नाम से जाना जाता है, कोल लिक्विफिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो दूसरी बात करें इसको, तो कोयला या कोयले के एक्स या कार्बन के एक्स के रूप में इसे जाना जाता है। और ये द्रवीकरण जो होता है वो 2 माध्यम से होता है, एक तो प्रत्यक्ष द्वारा होता है, एक प्रत्यक्ष तरीके से होता है, ये होता है आपका अप्रत्यक्ष तरीके से। तो 2 तरीके से ये क्या होता है आपको द्रवीकरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका द्रवीकरण, जिसे क्या बोला जाता है आपका कोल लिक्विफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार खाली स्थान होता है। ओम के नियम के अनुसार मतलब इसमें से क्या कथन आपका सही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम के अनुसार बात करें कि यदि ताप आदि जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे कि ताप है और इसके अलावा क्योंकि दाब है, ऐसी कुछ भौतिक अवस्थाएं हैं, यदि इन्हें स्थिर किया जाए या इन्हें नियत रखा जाए, तो देखा जाए तो जो प्रतिरोधक होता है
एक प्रतिरोधक होता है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसमें प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सा है कि जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किससे? उसमें बहने वाली धारा से, अर्थात I से। भी जो होता है वो क्या होता है आपका, अनुक्रमानुपाती होता है। किससे? I से। इसे भी अनुपाती समानुपात I लिखें या फिर I समानुपाती भी लिखें, बात एक ही है। तो इस कंडीशन में देखा जाए कि जब I की जगह यदि हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे समानुपाती की जगह क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लाते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू V। क्या हो जाएगा, R इंटू V। R क्या होता है, R एक नियतांक है जो प्रतिरोधक नियतांक कहलाता है। तो यहाँ से हम यहाँ से V का वैल्यू निकालते हैं, तो V का बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन R। V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, I अपॉन R। या फिर हम निकालें यहाँ से R बराबर क्या रहेगा, तो I अपॉन V। I अपॉन V निकालें या V अपॉन I निकालें, क्योंकि इस कंडीशन में क्या निकलेगा आपका V अपॉन I, और इस कंडीशन में निकलेगा I अपॉन V। तो V अपॉन I या I अपॉन V जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर कौन सा रहा आपका, B आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO, 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO। इस अभिक्रिया को देखना है और इसमें बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखें यहाँ हम बात करते हैं कि Mg जो है O के साथ क्रिया कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई धातु आपका O के साथ क्रिया करती है तो पहला तो होता है कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसको हम दहन भी कह सकते हैं। तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है या हम कहें कि दहन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर दहन हो रहा है। तो एक तो ये अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपका इनमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखें दूसरी अभिक्रिया कौन सी हो रही है, Mg जो है O के साथ संयोग कर रहा है और MgO बना रहा है। अर्थात ये क्या हो रही है, यहाँ पे एक तत्व का O के साथ क्या हो रहा है, यहाँ से क्रिया हो रही है और क्या बना रहा है, MgO, अर्थात संयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये संयोजन अभिक्रिया भी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका संयोजन अभिक्रिया। यदि ऑक्सीकरण दिया होता तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है ये। तो करेक्ट आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे में आनुवंशिक रूप से जनक के सभी गुण विद्यमान होते हैं या सारे गुण पाए जाते हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक क्वेश्चन था आपके पास कि सबसे ज़्यादा अंतर किस में पाया जाता है। तो अंतर किस में पाया जाता है, तो ये लैंगिक प्रजनन जो होते हैं, लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। आनुवंशिक के जो अंतर देखे जाएँ तो आनुवंशिक के अंतर किस में पाए जाते हैं, आपके लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ से किस में सबसे कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो ये होता है आपका करेक्ट आंसर है A, वर्धी प्रजनन या वर्धी जनन। इसमें होता क्या है कि जिसमें जीव पादप के शरीर का कोई कायिक भाग, जो पादप है पौधा है, तो पौधा के जो शरीर का कोई एक भाग है, हिस्सा है, जिसको क्या कर लेते हैं, पुष्प को छोड़कर, ध्यान रखना है, पुष्प को छोड़कर, इसके अलावा कोई टहनी है, कोई भी चीज़ है, उससे क्या होता है शरीर को अलग होकर वो नए पौधे का क्या दे देते हैं, जन्म दे देते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, नए पौधे का जन्म होता है। तो इस प्रकार को बोला जाता है आपका वर्धी जनन। और वर्धी जनन में क्या होता है आपका आनुवंशिक रूप से जनक के सारे लक्षण क्या देते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है वस्तुएं खाली स्थान सहित गिरती हैं। तो इसका आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा आपका समान त्वरण के साथ। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर से नीचे गिरती है तो इसमें आपका एक ही बल काम करता है, वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। लेकिन इसके प्रतिरोध में अर्थात इसके विपरीत एक घर्षण बल काम करता है जो वायु के द्वारा उस पर लगाया जाता है। घर्षण द्वारा क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण तो लगता है लेकिन उसको क्या करता है, ये घर्षण कम करता है। यदि यहाँ पे आपका नगण्य है अर्थात वहाँ पे क्या है, घर्षण नगण्य कर दिया जाए अर्थात यहाँ निर्वात पैदा कर दिया जाए, तो निर्वात की स्थिति में जो होगा आपका एक निश्चित त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ वस्तु नीचे की ओर, जमीन की सतह की ओर बढ़ती जाएगी। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका समान त्वरण से।